सो क्लास 10 अब हम प्रैक्टिस पेपर 4 करेंगे, ठीक है, और इसके एमसीक्यू करेंगे। इसके बाद खाली एक और प्रैक्टिस पेपर रह जाएगा, उसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। फिर जो अदर सेक्शंस है उनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं करवाऊँगा, ठीक। अब देखो, इस वाले में थोड़े क्वेश्चन बढ़िया हैं, तो इस वाले को मिस मत करना। अब जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि ए की वैल्यू अगर टू क्यूब इंटू 3x है और बी की वैल्यू 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 5 है, और सी की वैल्यू अगर 2 3 स्क्वायर एंड 7 है, और इन तीनों का जो एलसीएम आ रहा है वो 2 क्यूब 3 स्क्वायर एंड 5 इंटू 7 आ रहा है। देन एक्स की वैल्यू बताओ। अब देखा जाए तो एलसीएम के केस में हम हाईएस्ट पावर सेलेक्ट करते हैं हर बार। तो हाईएस्ट पावर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर 2 की पावर 3 है, एंड इन केसेस में देखो हाईएस्ट पावर यहाँ पे एक्स ही लिया जाएगा। ऐसा इसीलिए कि देखो 1 पावर होती है तो हम लिखते नहीं है कुछ, और यहाँ पे एक्स लिखा गया है, यानी मिनिमम इसमें या तो 2 पावर होगी या तो 2 से ऊपर ही होगी। तो एक्स की जो भी वैल्यू होगी वो इसको सेटिस्फाई करेगा। देन 5 इंटू 7, और एलसीएम देखोगे तो 2 क्यूब 3 स्क्वायर एंड 5 इंटू 7 है। तो देखोगे अगर सारी चीज़ें मैच हो रही हैं इसमें, तो एक्स डायरेक्टली हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के, यानी पहले का आंसर सीधा सीधा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है, ये थोड़ा ट्रिकी है, इसको ध्यान से समझना। यहाँ पे कह रहा है अगर ए मेरा 2n+13 है और बी मेरा n प्लस अगर 7 है, तो इनका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ बताना है। अब देखो, इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, नंबर होता तो डायरेक्ट हो जाता। तो इसमें एक तरीका ये है कि आप डिवीज़न मेथड यूज़ कर लो। अब देखो, देख के पता चल रहा है कि अगर n नेचुरल है दोनों के लिए, ठीक, तो 2n+13 7 से बड़ा ही होगा। तो जब हम डिवीज़न मेथड यूज़ करते हैं तो स्मॉलर नंबर को बाहर लिखते हैं डिवाइज़र के प्लेस पे, एंड ग्रेटर नंबर को अंदर लिखा जाता है। अब इसको सिंपल डिवाइड कर दो, डिवीज़न मेथड से सॉल्व करेंगे, देखते हैं लास्ट में क्या आता है। 1 टाइम में जाएगा तो x+7 माइनस होगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा n+6। अगेन अब ये डिवाइज़र हो जाएगा और जो डिवाइज़र था वो डिविडेंड बन जाएगा। अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 1 में दोबारा जाएगा, n+6 आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, तो n फिर ख़त्म हो जाएगा, इधर 1 बचेगा, और अंदर हमारा आ जाएगा n+6। अब देखो, अगर 1 बाहर आ रहा है तो ईजिली ये किसी को भी डिवाइड कर सकता है, क्योंकि अगर इसको n से पढ़ा जाएगा तो n आ जाएगा, ख़त्म। 6 आएगा तो +6 लगा, तो 6 से 6 आके ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा लास्ट आंसर क्या बच रहा है, 1, यानी इन दोनों का जो एचसीएफ है वो 1 आएगा, ठीक। ऑप्शन में देख लो कहाँ है, बी। तो ये सेकेंड क्वेश्चन था, ठीक। अब थर्ड पे पढ़ते हैं। वेट, अच्छा शीट एक्सचेंज होगी, एक सेकेंड में। ठीक, तो अब हम ये थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। थर्ड में कह रहा है इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 8x + k 0 है, हैज़ रियल रूट्स, देन k क्या हो सकता है। अब देखो, रियल रूट कब आएगा, रियल रूट आने का सिचुएशन कब बनेगा, जब d या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा, तभी वहाँ पे रियल रूट आएगा, चाहे इक्वल आए चाहे डिस्टिंक्ट आए। और हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है x² - 8x + k = 0। तो इससे a 1 आ रहा है, b -8 है, एंड c k बन रहा है हमारा। अब बस d की जगह पे हम जानते हैं b² - 4ac आता है, b की जगह पे -8 अगर रखते हैं तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और 4 a हमारा 1 है और c इसमें k है। बस इसको सॉल्व कर दो, तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर यानी 64 हो जाएगा, -4k आ जाएगा, 64 जो है दूसरे साइड जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक। अब एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी इस सिचुएशन में डायरेक्ट काटना मत, -4 ट्रांसफ़र करना। जब लेसर और ग्रेटर देन का सिंबल होता है, हमेशा एक चीज़ याद रखना, जब आप कोई नेगेटिव टर्म को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसफ़र कर रहे हो, याद रखना प्लस माइनस के हिसाब में नहीं कह रहा, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप ट्रांसफ़र कर रहे हो या आप -4 से दोनों साइड डिवाइड कर रहे हो, ये समझ लो, तो ये वाला जो सिंबल होगा ना ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक। रिवर्स का मतलब क्या है, अभी के लिए चलो मान लो -4 इधर लिखा हुआ है, हमने -4 से दोनों साइड डिवाइड करा है, तो जैसे ही डिवाइड करोगे ये सिंबल रिवर्स हो जाएगा, ये यूज़ नहीं होगा। इसकी जगह जो सिंबल यूज़ होगा वो होगा k लेसर एंड इक्वल देन 64/4, माइनस से माइनस हमारा कट गया है। 4 से 64 अगर डिवाइड होगा तो 16 आएगा, तो जो k होगा लेसर एंड इक्वल टू क्या होगा, 16। देख लो ऑप्शन में है कि नहीं है, बी,
ठीक, देखो इसका उल्टा वर्जन भी ये दे रखा है, बट डी ऑप्शन नहीं होगा, इसका बी होगा। हमेशा याद रखना जब भी आप कोई वैल्यू लेसर देन और ग्रेटर देन के केस में नेगेटिव टर्म क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो यानी दूसरे साइड ट्रांसफर कर रहे हो तो उसमें सिंबल रिवर्स हो जाएगा। ठीक, अब फिफ्थ पे बढ़ते हैं। फिफ्थ में सॉरी फोर्थ में बढ़ते हैं, तो थर्ड ही है, थर्ड था सॉरी, मैंने इसको फोर्थ लिख दिया। अब देखो फोर्थ अगर देखा जाए तो इसमें कह रहा है कि डिस्टेंस निकालना है इस और इस पॉइंट का 15 यूनिट है, तो एक्स क्या होगा। बहुत इजी है, तो अगर हम इसको निकालें, डिस्टेंस फॉर्मूला अगर लगाओ आप यहाँ पर, तो मान लो चलो जो ये पॉइंट दे रखा है 3, 5, इसको मैं ए मान ले रहा हूँ और इसको मैं बी मान लेता हूँ जो x-5 है, और डिस्टेंस जो है ए बी का वो इन्होंने 15 दिया हुआ है। मैं रूट वाला प्रॉब्लम नहीं रखूँगा, सीधा दोनों साइड स्क्वायर कर लूँगा, जिससे इधर बिना रूट के मैं डिस्टेंस लगा सकता हूँ। अगर डिस्टेंस लगाता हूँ तो x2 - x1 यानी x-3 बचेगा, होल स्क्वायर हो गया, प्लस -5 यानी +5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर 225 आ जाएगा। बस अब इसको सॉल्व कर दो। इसमें होल स्क्वायर का अगर फॉर्मूला लगाते हैं हम तो x² + 9 - 6x, और ये 0 हो जाएगा तो वैसे ही ख़त्म हो गया, तो 225 हमारे पे बचेगा। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो x² - 6x और 225 इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारे पास बचता है x² - 6x प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। ठीक, 225 में अगर 9 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 216। ठीक, इक्वल्स टू 0। अब सॉल्व कर लो इसको आप फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ देख लो, यहाँ पे 1 है, इधर -216 है, तो हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे -216 आए, और क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, प्रोडक्ट अगर नेगेटिव आ रहा था वो नंबर भी माइनस होने चाहिए, और माइनस हो गया -6 आना चाहिए। अब सोच के देखो क्या हो सकता है। अगर नहीं सूझ रहा तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप इसमें एलसीएम ले लो, या एलसीएम नहीं बोला जाता है एक्चुअल में, एक फैक्टराइजेशन होता है, फैक्टराइजेशन कर लो। तो अगर इसको हम करते हैं तो 2 से जाएगा 108, देन 2 से अगेन जाएगा 5 4, फिर 2 से करोगे 2 7, 3 से जाएगा 9 3 एंड देन, तो हमारे पास 3 बार 3 आ रहे हैं और 3 बार 2 आ रहे हैं। अब इनका कॉम्बिनेशन बनाना है। अब क्योंकि डिफरेंस 6 चाहिए तो थोड़ा दोनों को बड़ा बनाना पड़ेगा। अगर डायरेक्टली आप देखो यहाँ पे, तो अगर मैं 3 ही को कंबाइन करूँ और 2 को कंबाइन करूँ तो 8 - 27 किसी एंगल से 6 नहीं देगा। ठीक, सपोज़ कर लो मैं यहाँ पर 8 के साथ 3 कंबाइन कर लेता हूँ तो 24 हो जाएगा, और 24 - 3 होके भी नहीं आएगा। एक काम करते हैं, 2 और 1 3 ले लेते हैं, तो 4 3 क्या होगा 12। ठीक, और 9 × 2 कितना होगा 18, तो अब तो माइनस होकर 6 आ ही जाएगा। तो हमारे पास दो नंबर क्या निकल रहे हैं 18 और 12। आंसर नेगेटिव चाहिए तो बड़ा नेगेटिव और छोटा प्लस रखेंगे। ठीक, अगर इतना सोच के कर सकते हो तो कर लेना, नहीं तो डायरेक्ट आप सीधा क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देना, जल्दी हो जाएगा। ठीक, अब देखो हमारे पास क्या आ रहा है -18x + 12x - 216। इसमें x कॉमन निकल जाएगा तो x - 18, इसमें 12 कॉमन निकल जाएगा, तो खुद देख लो 12 × 18 करने पे आया था, तो अगर 12 कॉमन निकल जा रहा है तो अंदर 18 ही बचेगा। ठीक, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू एक तरफ +18 आ रहा है और एक तरफ x की वैल्यू -12 आ रहा है। ऑप्शन देख लो, +18 एंड -12। याद रखना सिंबल का बहुत बड़ा रोल होता है मैथ में। तो +18 - 12 यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये बी। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, इसी में करवा देता हूँ। A bag contains 5 red and n green balls. If the probability of drawing a green ball is 3 times that the red balls, तो probability green ball को draw करने की 3 times है probability of drawing red ball। बना लिया हमने इसको, अब इसको बस सॉल्व कर दो। देखो टोटल जो होगा, हमेशा प्रोबेबिलिटी निकालते समय टोटल नीचे आता है, तो 5 + n टोटल है, तो 5 + n इधर आ जाएगा। ग्रीन बॉल की काउंटिंग जो है n है, 3 × r बॉल की काउंटिंग 5 है हमारे पास, और टोटल n + 5 + n ही लिया जाएगा।
जब हमने बराबर रखा हुआ है तो ये तो ऐसे ही कट जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा, n इक्वल्स टू 3 × 5 यानी क्या आएगा 15। तो आंसर इसका हो जाएगा बी 15। 6 क्वेश्चन में कह रहा है फिगर ग्राफ पॉलिनोमियल पी एक्स इज शोन। तो पी एक्स का अगर देखा जाए तो 1 2 3 3 जगह पे काट रहा है, तो बस सी ऑप्शन। ठीक है, 6 बहुत ईजी था। एमसीक्यू में हमेशा याद रखना, कुछ क्वेश्चन अगर 2 मिनट ले रहे हैं सॉल्व होने में, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो विदिन 10 सेकंड हो जाएंगे। ठीक है, हाँ ठीक। तो अब अगले पे मूव करते हैं 7th। अब 7th क्वेश्चन में कह रहा है कि cos थीटा अगर 12/13 है तो हमें फाइंड करके देनी है वैल्यू माइनस कोसेक थीटा माइनस 4 tan थीटा। तो सिंपल है, इससे आप वैल्यू निकाल लो देन सॉल्व कर लेना। cos क्या होता है, b/h, हमें p चाहिए तो p कैसे निकलेगा, √h² माइनस b² करके। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 13 का स्क्वायर होगा 169 और 12 का स्क्वायर होगा 144। अब बच्चा जानता है कि इनको माइनस करने में 25 आएगा और 25 का रूट क्या हो जाएगा 5। तो p 5 आ रहा है, क्योंकि कोसेक जो होता है साइन का अपोजिट होता है और साइन p/h होता है, तो कोसेक होगा h/p और tan b/p होता है। तो h हमारा पास था 13 एंड p हमारे पास निकला था 5 और p 5 था और b हमारे पास था 12। अब इसको बस सॉल्व कर लो, 5 से 5 खत्म, 4 से 12 खत्म होगा तो 3 आएगा, 13 माइनस 5/3। देख लो फ्रैक्शन में है ना आंसर, तो एलसीएम ले लो। 13 3 ज़ा 39 माइनस 5/3 यानी 34/3। ऑप्शन देखो कौन सा मैच हो रहा है, डी। ठीक, अब 8th क्वेश्चन पर अगर हम चले, 8th में कह रहा है इफ़ थीटा इज़ एन एक्यूट एंगल इन द राइट एंगल ट्राइंगल विच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन इज़ नॉट ट्रू। तो इनमें से कौन सा इक्वेशन ट्रू नहीं होगा, ये सीधा फॉर्मूला बेस्ड है। अब देखो सी तो ट्रू है, जी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 हमने पढ़ा हुआ है। डी वाला फॉर्मूला उल्टा आ रहा है, देखोगे तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिखा है, बट एक्चुअल में क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो डी ऑप्शन हमारा कहीं ना कहीं इसमें होगा, क्योंकि ये ट्रू नहीं है। बाकी साइन कोट को सॉल्व करोगे तो कॉस आ जाएगा, क्योंकि कोट क्या होता है कॉस अपॉन साइन, साइन से साइन कट जाएगा कॉस आ जाएगा। और कॉस और tan करोगे तो साइन आएगा ही आएगा, क्योंकि tan होता है साइन अपॉन कॉस। ठीक है, अब 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th में कह रहा है एक्स अगर ये है वाई अगर ये है देन एक्स वाई का कंपेयर करके बताना है कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। तो सीधा डिग्री की वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर दो, डायरेक्ट हो जाएगा ये। ठीक, तो ये रहा 9th क्वेश्चन। एक्स कह रहा है कि कॉस 30 डिग्री है माइनस साइन 30 डिग्री है हमारे पास। सॉल्व कर लेते हैं इसको। कॉस 30 हम जानते हैं √3/2 होता है और साइन जो होता है 1/2 होता है, यानी ये आएगा √3 माइनस 1/2। अगला वाई कह रहा है tan 60 है माइनस cot 60 हमारा ये भी है। ठीक, तो tan 60 हम जानते हैं √3 होता है और cot 60 1/√3 होता है। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो ऊपर आएगा 3 माइनस 1/√3 और यानी 2/√3 आ रहा है। रेशनलाइजेशन अगर इसका कर देंगे तो ऊपर हमें मिलेगा 2√3/3 ये आएगा। अब ये चेक करना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक, तो एक काम कर लो, ऐसे बता पाना बहुत मुश्किल है, तो √3 की एक अप्रोक्स वैल्यू होती है 1.7, इसको यूज़ कर लो, आंसर जल्दी मिल जाएगा और पता भी चल जाएगा कौन सा सही है कौन सा कितना बड़ा है। 0.7 को अगर 2 से डिवाइड करोगे आप तो 0.35 आएगा, ये पहले का मिल गया। दूसरा वाला जो है अगर 2 × 1.7 में रखता हूँ, 2 से पहले इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 7 जा 14, 1 लगेगा 2 पे 3, 34/3 आ रहा है। और इसको अगर आप डिवाइड करते हो तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। तो यहाँ से पता चल रहा है कि जो y है x से क्या है बड़ा है। तो ऑप्शन कौन सा सेलेक्ट होता है इस बेस पे हमारा, सी। ठीक, ज़्यादा सॉल्व नहीं करना, बस हमें ये पता करना था कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो 9th यहाँ पे हो गया हमारा। अब मूव करेंगे हम 10th पे। ठीक है, देखो 10th में कह रहा है एट अ सर्टेन टाइम्स ऑफ डे श्रेया नोटिस दैट लेंथ ऑफ हर शेडो वॉज इक्वल टू हर हाइट। मतलब एक टाइम पे उसने ये नोटिस करा श्रेया ने
कि जो उसकी शेडो है वो उसकी हाइट के बराबर है, ठीक है। ये जो हाइट की लेंथ है उसकी शेडो की लेंथ के बराबर है, ये एक सर्टेन टाइम पे उसने ये नोटिस करा। व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे लाइन खींच के एक ट्राइंगल बना देता हूँ तो परपेंडिकुलर और बेस कब बराबर हो सकता है, जब ये 45 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सीधा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, यानी डी। अगर 9th चैप्टर एनसीईआरटी का अच्छे से सॉल्व करा होगा तो ये तो आपको देखते ही क्लियर हो जाना चाहिए था। 11th क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है 2 क्यूब्स है, दोनों का एंड 6 सेंटीमीटर है, ज्वाइन कर दिया गया, सरफेस एरिया बताना है। ये मैंने पहले वाले भी किसी एक एमसीक्यू के वीडियो में कराया हुआ है। सिंपल, अगर 2 क्यूब जोड़ते हो आप, एक ये, सॉरी शेप ड्राइंग का ऑप्शन इसमें है या नहीं है मुझे ध्यान नहीं है, कोई नहीं, पहले बना देता हूँ। ठीक, एक ये स्क्वायर मतलब क्यूब है, ठीक। अरे यार, कोई नहीं, रफली बना दे रहा हूँ, समझ लेना, ठीक है। अगर मैं ये एक क्यूब मान रहा हूँ, एक ये है और एक ये क्यूब है, ठीक है। दोनों का जो एज है वो 6 6 है, ये भी 6 है और ये भी 6 है। यहाँ तक ये लेंथ 6 थी और यहाँ तक ये लेंथ भी 6 है। अब दोनों को अगर ज्वाइन करोगे, ठीक है, बहुत बेकार बना हुआ है, कोई नहीं, इसको इग्नोर करना। तो यहाँ पर लेंथ जो है नीचे की कंबाइंड हो जाएगी, जो कि 12 हो जाएगा, मगर हाइट जो है वो 6 ही रहेगा, और ब्रेथ की बात करें तो वो भी 6 रहेगा। और यहाँ पे ये पूछ रहा है कि सरफेस एरिया क्या होगा रिजल्टिंग क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड का हमने अगर मतलब आपने अगर सरफेस एरिया का फॉर्मूला पढ़ा है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो आपको ध्यान होगा 2 ब्रैकेट LB BH और HL होता है इसका। तो 2 है, LB यानी 12 को अगर तुम 6 से इंटू करोगे 72 आएगा, BH 6 इंटू 6 36 आएगा, अगेन H और L इंटू होगा तो 72 आ जाएगा। बस आप इसको जोड़ के सॉल्व कर दो। तो 4 6 10 1 लगेगा तो 10 11 11 7 18, और इसको मल्टीप्लाई करते ही आपको 360 आंसर मिलेगा, यानी 11th का जो ऑप्शन होगा 360, यानी सी, ठीक। अब 12th में मूव करते हैं। 12th क्वेश्चन में कह रहा है फ्रॉम अ सेट ऑफ डाटा x1 x2 एंड xn विद रिस्पेक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी f1 f2, मतलब डाटा दे रखा है, इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। द वैल्यू ऑफ सिग्मा fi xi माइनस मीन इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा। अब ये थोड़ा सा है क्वेश्चन, अगर फॉर्मूला हम देखें तो इन सिनेरियो में डायरेक्ट क्या आता है मीन का, सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi ये आता है, और इक्वल्स में हमारा मीन होता है, सॉल्व हो गया, ठीक। अब इन्होंने क्या करा, xi माइनस मीन करा हुआ है, ये कहीं ना कहीं वो वाला फॉर्मूला बन रहा है आपका एज्यूम मीन मेथड। सपोज कर लो उसमें आपने गलती से क्या करा है, उसमें अपने जैसे एज्यूम मीन मेथड में क्या फॉर्मूला लगाते हो, a प्लस सिग्मा fi डी आई अपॉन सिग्मा fi लगाते हो, जिससे आपका मीन निकलता है। अब कभी कदार क्या होता है, ये मान लो कि जो आपने वैल्यू एज्यूम करी है वही मीन निकलता है। तो अगर वही मीन है और डी का हमें याद है आइडेंटिटी क्या लगता है, एक्स माइनस ए, मीन डी निकालते समय हम ये लगाते हैं। तो अगर इन केस बाय मिस्टेक आपने एक ऐसी वैल्यू लेट कर ली, मिस्टेक नहीं वैसे लग कहेंगे, आपने ऐसी वैल्यू लेट कर ली जो मीन ही है, तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा डायरेक्ट। तो हमारे पास बचेगा क्या, एक्स डैश मतलब मीन प्लस सिग्मा एफ आई। डी आई को अगर देखा जाए तो मैं इसकी इस फॉर्म में लिखूँ तो एक्स माइनस मीन आ जाएगा अपॉन सिग्मा एफ आई, ये बचेगा इक्वल्स टू मीन, ये आ गया आंसर। मीन ही तो लिख लेगा, तो मीन से मीन ख़त्म हो रहा है हमारा, यानी सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस मीन इक्वल्स टू हमारा सिग्मा एफ आई के बराबर होगा। तो इसमें ऑप्शन देख लो है ये कहाँ गया, ये रहा सी ऑप्शन, ठीक है। दोबारा समझा देता हूँ, जैसे हमने डायरेक्ट मीन मेथड का फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है,
सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई इक्वल्स टू मीन, ये निकलता है। अब बट इसमें देखा जाए तो एफ आई के साथ इंटू एक्स आई माइनस मीन लिखा हुआ है, और मीन हम जानते हैं ज़्यादातर जो डाटा दिया होता है उसी में से निकलता है, कोई ना कोई वैल्यू निकलता है, नहीं तो डेसिमल उसके आसपास आता है। अब ये फॉर आइडेंटिटी हम कब लिख सकते हैं, जब हम एज्यूम मीन मेथड यूज़ करें और उसमें डी की जगह पे एक्स आई माइनस ए लिखे अगर, ठीक है। और अगर बाई चांस आप ए को सपोज कर लो आपने मीन मतलब जो वैल्यू लेट करी वही एक्चुअल में मीन है डाटा का, तो ए की जगह पे मैं मीन वैल्यू लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे भी मीन वैल्यू आ जाएगा, तो इधर एक्स मीन आ जाएगा प्लस एफ आई, फिर डी को मैंने एक्सपेंड करके लिख दिया है अपॉन सिग्मा एफ आई इक्वल्स टू मीन। अब क्योंकि ये दोनों सेम है तो मीन से मीन कट जाएगा और एफ आई दूसरी साइड हो जाएगा सिग्मा वाला, तो इसका जो हमारा इक्वल वैल्यू बनेगा वो सिग्मा एफ आई बन जाएगा, ठीक, यानी ऑप्शन सी। अब 13th क्वेश्चन पढ़े। 13th में कह रहा है अगर ए डी, ठीक है इसको इसी में करा देता हूँ, कह रहा है अगर ए डी और डी बी और ए एफ, ए ई होगा ये, ठीक है, आई थिंक प्रिंटिंग मिस्टेक है, ए ई अपॉन ई सी हमारा ये मतलब रेशियो बराबर है, तो सिंपल इसमें बी पी टी यूज़ हो रहा है। ए डी ई एंगल ए डी ई ये 70 है, बी ए सी तो बी ए सी ये वाला 50 है अपना, देन बी सी ए बताना है तो बी सी ए ये कितना होगा। एक काम करो, जब बी पी टी हमने पढ़ा था अगर ये रेशियो बराबर आ रहा है तो ये लाइन पैरेलल होंगी। पैरेलल का मतलब ये है कि एक मिनट, पैरेलल का मतलब ये है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, ठीक है। तो सिंपल क्या करो आप इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के ये निकाल लो और वो लिख लेगा तो हमारा सी भी मिल जाएगा। तो 50 प्लस 170 50 प्लस 70 120 होता है, 180 में माइनस होगा तो 60 आएगा, यानी ये अगर 60 है तो सी भी क्या होगा 60, समझ गए। अब देखो 14th क्वेश्चन है, इसमें क्या रहा है, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ स्क्वायर, यानी सर्कल का पेरीमीटर स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर है, देन द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर। चलो करते हैं, जो इसने स्टेटमेंट को बोला है पहले उसको हम लिखेंगे और कंक्लूड करेंगे क्या निकलता है। तो इसने बोला है पेरीमीटर ऑफ सर्कल बराबर है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर से, तो सर्कल का पेरीमीटर यानी सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है और स्क्वायर का पेरीमीटर यानी 4a होता है, काटेंगे 2 आ जाएगा, और जब एरिया लगाओगे तो उसमें पाई तो यूज़ होगा ही होगा ना। तो एक काम करो आप a की सब्स्टिट्यूशनल वैल्यू निकाल लो, इससे पाई आर अपॉन 2 इक्वल्स टू a आ जाएगा, इससे सब्स्टिट्यूशनल वैल्यू मैंने निकाली है, ठीक है। अब क्वेश्चन ने बोला है कि मुझे एरिया बताओ आप किसका, मतलब रेशियो बताओ आप एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ स्क्वायर का। तो एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर। तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर और स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर, ये आएगा, ये गड़बड़ हो जाएगी मगर पाई का भी स्क्वायर आएगा, कोई नहीं ओपन कर लेंगे इसको, ठीक है। तो अगर हम देखें तो पाई आर स्क्वायर यही रहेगा, ए की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा पाई आर अपॉन 2 का स्क्वायर, ठीक। इसको अगर हम सॉल्व करें तो पाई आर स्क्वायर ये तो रहेगा ही रहेगा, अगर स्क्वायर होगा तो इधर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक। इसको एक काम करता हूँ इधर लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब देखोगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, 2 ऊपर इंटू में हो जाएगा तो पाई इंटू 2 अपॉन पाई स्क्वायर ये आ रहा है, एक पाई से ये पाई स्क्वायर ख़त्म यानी 2 अपॉन पाई आया, और पाई को अगर ओपन करोगे तो 22 अपॉन 7 आएगा, और 7 ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 2 इंटू 7 अपॉन 22, और 2 से ये कटेगा तो 11 आएगा, यानी रेशियो क्या आ रहा है 7 अपॉन 11, यानी 7:11 आंसर आ रहा है हमारा, ठीक है। देख लेते हैं कहाँ ऑप्शन में है ये, 7 याद रखना 7:11 आ रहा है, तो सी होगा ना कि डी ना कि बी, ठीक है।
अब 15th क्वेश्चन देखते हैं, ट्राई करते हैं, अगर इसी में हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट पेज पे कर लेंगे। 15th क्वेश्चन कह रहा है कि सर्कल विथ रेडियस 6, सर्कल का रेडियस 6 है, शोन इन द बिलो द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज़ 1/5 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल। यानी ये जो शेडेड रीजन है ना, इसका जो भी एरिया आ रहा है वो पूरे सर्कल के एरिया का 5.6 आ रहा है। देन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द सर्कल माइनस आर्क, ये जो माइनर आर्क बन रहा है इसका आपको लेंथ बताना है, क्या आएगा। तो इसके लिए आपको थीटा का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इस स्टेटमेंट से पहले थीटा निकालेंगे देन करेंगे। तो अगर इसका मान लो आप एरिया निकालते हो तो एरिया ऑफ सेक्टर लगेगा, यानी थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये अप्लाई करोगे, ठीक। और क्वेश्चन के मुताबिक इसका जो एरिया है, इसको मैंने ध्यान रखना थीटा माना है इधर वाले को, इसके अकॉर्डिंग इसका जो एरिया है पूरे सर्कल के एरिया का 5/9 पार्ट है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो सिंपल अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, थीटा अपॉन 360 5/9 ये बचा, ठीक। इसको मैं इधर कर रहा हूँ, अगर 360 उधर ट्रांसफ़र होगा तो इनटू में जाएगा, अपॉन 9 आएगा, 9 से ये कटेगा, 40 आएगा, और 40 इंटू 5 200 आएगा। यानी ये जो थीटा था ये 200 डिग्री का था। अगर ये 200 डिग्री है तो ये कितना होगा, सिंपल सा है, इसको थीटा डैश मान लेता हूँ, ये मेरा 360 माइनस 200 160 डिग्री होगा, ठीक है। अब ये मिल गया, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगा देंगे और कहानी यहीं पे ख़त्म कर देंगे इसकी, ठीक है। नीचे कर दे रहा हूँ, लेंथ ऑफ आर्क, क्योंकि यही तो लगाना है, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या फॉर्मूला होता है इसका, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, बस थीटा हमारा 160 आया, 360 टोटल हो गया, 2 इंटू, आंसर देखना ध्यान से, पाई में चल रहा है तो पाई ओपन नहीं करेंगे, आर क्वेश्चन ने दिया हुआ था 6 था, बस इसको सॉल्व कर दो, इससे कट जाएगा, 4 4 ज़ा 16, 4 9 ज़ा 36, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, तो क्या बचेगा हमारा 4 2 2 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16 पाई अपॉन 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा 16 पाई अपॉन 3। देख लो कहाँ पर है, 16 पाई अपॉन 3 यानी ए ऑप्शन। आई होप समझ आ गया होगा ये वाला, ठीक है। बैकग्राउंड साउंड को इग्नोर कर देना अगर आ रही होगी तो। 16th क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि डी ई ए सी के अगर पैरेलल है, ये रहा डी ई और ए सी के, व्हाट, ये पॉसिबल ही नहीं है यार, मिसप्रिंट है क्या इसमें, डी ई ए सी के पैरेलल है देन विच इज़ ट्रू, आई थिंक इसमें मिसप्रिंट है, ये ए सी नहीं होगा, ये होगा ए बी, ठीक है। ये ग्राफ देख के ही पता चल रहा है कि डी ई सी ए सी के पैरेलल हो ही नहीं सकता है, ये ए बी होगा, ठीक है। चलो अब इसको करते हैं 16th, इसको मैं स्टेटमेंट दोबारा लिख रहा हूँ, डी ई पैरेलल है अगर ए सी के, सॉरी ए बी के, ठीक है, ए बी के, और इन्होंने जो ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें ये वाली लाइन हमारी है डी ई, ये रहा डी ई ए बी सी, डी सी ए है, ठीक है, इसको अलग से लिख देता हूँ, डी सी की वैल्यू इसमें ए है एंड ए डी की वैल्यू बी है, और ये एक्स है और ये वाई है, तो इनमें से कौन सी वैल्यू ट्रू होगी ये पता करना है। तो देखोगे इस केस में एक्स के इक्वल लिखा है 2 बार और वाई के इक्वल और ये दे रखा है, तो हाई पॉसिबिलिटी एक्स का यहाँ पे देख के लग रहा है, तो पहले एक्स के इक्वल बना लेते हैं। बीपीटी थ्योरम अगर आपने पढ़ी होगी सही से तो आपको ये ध्यान होगा कि इसका रेशियो पूरे साइड के रेशियो, मतलब सी डी अपॉन सी ए का रेशियो हमारा डी ई अपॉन ए बी के रेशियो के बराबर होता है, ठीक। तो पहले एक्स है तो मैं इसीलिए डी ई पहले लिख दे रहा हूँ, डी ई का रेशियो मेरा डी ई अपॉन ए बी का रेशियो सी डी अपॉन ए सी के रेशियो के बराबर होगा बीपीटी थ्योरम के हिसाब से, ठीक है। देखो आप
तो यहाँ से इतना हमारा कंक्लूड हो चुका था कि डी ई अपॉन ए बी जो है सी डी अपॉन ए सी के बराबर है। अब डी ई की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, एक्स, एंड बी ए यानी ए बी की जगह पे वाई ले सकते हैं, और सी डी की जगह पे ए आएगा। और ध्यान रखना ए सी पूरा है तो यहाँ पर आएगा हमारा ए प्लस बी आ गया। अब अगर y को मैं दूसरे साइड ट्रांसफ़र कर देता हूँ तो a इंटू ए मतलब a इंटू वाई अपॉन ए प्लस बी आ जाएगा। अब ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन सी में यही दिया हुआ है, ए वाई अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, सही में ये वाले एमसीक्यू थोड़े थे बढ़िया, ये एक्चुअल स्टैंडर्ड के हिसाब से एमसीक्यू मुझे लग रहे हैं। इस वीडियो को मिस मत करना, पूरा सही से देखना। और अगर 1% चांस ये है कि आपको ना समझ आए वीडियो तो आप इसको दोबारा ज़रूर से देखना। ठीक है, अब देखो 17th, इसमें कह रहा है अगर ए बी इस पॉलिनोमियल के जीरो हैं देन ए प्लस बी क्या होगा। तो एक काम कर लो, जीरोस है ना, और पॉलिनोमियल बहुत आसान दे रखा है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं दिया हुआ है। पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक, अब जीरो निकालने के लिए अगर आप इसको ज़ीरो की इक्वल रखते हो, या उससे भी इजी तरीका है, पॉलिनोमियल दे रखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। ठीक, अब ध्यान से अगर देखते हो तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1 आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स 0 आएगा क्योंकि यहाँ पे एक्स कहीं नहीं है, और सी 1 आ रहा है -1। और हम जानते हैं कि जो सम ऑफ जीरोस होता है यानी अल्फ़ा प्लस बीटा होता है वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। अब यहाँ पे ए बी यूज़ हो रखा है इसलिए थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो सकती है। मेरा ए अपॉन बी इस हिसाब से बी इसमें क्या है, 0 है तो 0 आएगा, और नीचे कुछ भी रख लो, वैसे तो हमारा ए 1 आना चाहिए, वो 0 ही आएगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, ऐसे कर लेना, नहीं तो आप ये यूँ भी कर सकते हो, इसको ये रख लो और इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू +1 जाएगा, और एक्स की वैल्यू +- 1 आएगा। ठीक है, तो एक जीरो मान लो प्लस का 1 है, एक जीरो मान लो माइनस का 1 है, और ए प्लस बी अगर रखोगे तो 1 - 1 आंसर क्या दे देगा, 0। दोनों में से कोई भी एक तरीका आप यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब 18th क्वेश्चन देखो। 18th में कह रहा है 2 डाइस को रोल करा गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ द 2 नंबर्स मोर देन 10। इसकी मैंने एक पिछली वाली वीडियो में ट्रिक बताई थी। पहली बात तो 2 डाइस अगर फेंके जा रहे हैं तो टोटल आउटकम्स जो होंगे वो होगा 6 स्क्वायर यानी 36। और फिर एक यहाँ पे ट्रिक है, आप ऐसे लिख लो क्योंकि मिनिमम सम इसमें 2 आएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे आपने लिख लेना है। ये रिप्रेजेंट करेंगे सम को, ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करेंगे आउटकम्स को कि कितने आउटकम्स ये आएंगे ये वाले सम के जो इधर मैं लिख रहा हूँ। तो 2 या 12 सम आने के खाली एक आउटकम्स मतलब एक फेवरेबल आउटकम से आने का, और 3 और 11 आने के 2 चांसेस होते हैं, और 4 और 10 सम आने के 3 है, 5 और 9 सम आने के 4 चांसेस है, 6 और 8 सम आने के 5 चांसेस होंगे, और 7 आने के 6 चांसेस होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, सम मोर देन 10। तो मोर देन 10 आने का क्या क्या है, मोर देन 10 बोला, याद रखना 10 इंक्लूड नहीं होगा। तो 11 और 12 आने का, तो 11 आने के 2 चांसेस है और 12 आने के 1 चांसेस है। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स जो हो रहा है, आउटकम जो आ रहा है वो हमारे पास 3 आ रहा है। बस प्रोबेबिलिटी निकाल दो जो पूछा है, 3/36, और काटोगे अगर इसको तो 1/12 आएगा। ठीक, तो 1/12 यानी ऑप्शन डी। आई होप समझ आया होगा अच्छे से। अब चलो लास्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, असर्शन और रीजंस। तो यहाँ पर 19th क्वेश्चन में कह रहा है नंबर, एक सेकेंड, ठीक है, स्टेटमेंट ऊपर है, इसका असर्शन और रीज़न नीचे दिया हुआ है। 19th में कह रहा है क्वेश्चन नंबर Q इज़ प्राइम फैक्टराइज। अगर Q को तुम प्राइम फैक्टराइज करते हो तो 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर इंटू बी आएगा। वेयर इज़ बी प्राइम, ठीक है, प्राइम फैक्टराइज करोगे तो बी प्राइम ही आएगा, अदर देन 3 और 7। तो बी जो है 3 और 7 नहीं है, 3 और 7 के अलावा कुछ भी हो सकता है। अब क्या हो सकता है, असर्शन कह रहा है Q इज़ डिफाइंड एन ऑड नंबर। Q जो होगा ऑड नंबर की तरह डिफाइन होगा। तो Q 3 और 7 अगर खाली होता तो 3 इंटू 7 कुछ भी करोगे आपका आंसर ऑड में ही आएगा। ठीक है,
बट बी इन्होंने बोला है कि एक दूसरा प्राइम नंबर और कुछ भी हो सकता है। तो सपोज़ कर लो अगर बी ऑड आएगा, अगर आप किसी भी दो ऑड नंबर को इंटू करते हो तो आंसर आपका ऑड आता है, याद रखना। चाहे आप 3 × 7 कर लो, 5 × 9 कर लो, या 3 × 13 कर लो, ऑड ही आएगा। और अगर आप इवन को इवन से इंटू करते हो तो भी आपका आंसर हमेशा याद रखना इवन आता है। इसमें इवन आएगा और इस वाले में क्या था, ऑड। ठीक है। अब सवाल उठता है कि अगर आप इवन को, सपोज़ कर लो अगर बी इवन नंबर आ जाए और इवन को अगर किसी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, खुद सोच के देखो। 2 को 3 से इंटू करा 6 आया, 2 को 7 से इंटू करा 14 आया, और 4 को अगर 8 से इंटू कर रहे हो, 4 को अगर 7 से इंटू कर रहे हो 28 आ रहा है। किसी भी इवन नंबर को अगर तुम ऑड नंबर से इंटू कर रहे हो तो आंसर हमारा हर बार क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। तो इस बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि जो असर्शन है वो गलत है। ठीक है, क्योंकि अगर इन केस बी प्राइम नंबर है बट प्राइम हमारा 2 भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर क्या रहा है, लेकिन प्राइम नंबर हमारा मिनिमम एक 2 भी तो रहता है, 2 को भूलना मत। और यहाँ पे कहीं स्टेटमेंट में ये नहीं डिफाइन हो रहा है कि ये P2 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन उन्होंने जब कराया तो 3² 7² इंटू बी। अब बी कह रहा है कि एक प्राइम नंबर है 3 और 7 को छोड़ के, तो 2 हो सकता है। और अगर 2 होगा तो इनसे इंटू होके आंसर इवन देगा। तो इस केस पे असर्शन गलत आ रहा है। रीज़न अपनी जगह सही है कि 3 और 7 इंटू होगा तो हमेशा ये ऑड ही देगा। तो 19 का जो हमारे पास आंसर निकलता है वो डी लिख लेगा। याद रखना 2 जो प्राइम नंबर है, ये वाला कॉन्सेप्ट बच्चे इस समय पे इग्नोर कर देते हैं और सोचते हैं कि चलो इस सीक्वेंस में चल रहा है तो आगे हमारा ऑड ही नंबर आता है, प्राइम ज़्यादातर ऑड होते हैं तो इंटू होके ऑड ही आएगा, इसीलिए वो यहाँ पर असर्शन को सही मान लेते हैं। अब 20 पे अगर हम बढ़े, 20 क्वेश्चन में कह रहा है कि पी क्यू एंड पी आर, पी क्यू और पी आर ये दो टेंजेंट्स हैं जिसमें यहाँ पे एंगल 46 बन रहा है, तो क्यू ओ आर 134 होगा। क्यू ओ आर इनका सम 180 होता है, 180 में से 46 माइनस करके देख लो क्या आंसर आ रहा है, 4 आएगा, 7 4 3 आएगा एंड दिस 134। तो असर्शन सही है। द सम ऑफ पी क्यू ओ एंड पी आर ओ 180 है। हाँ ये 180 है, अगर सम प्रॉपर्टी भी लगाओगे तो माइनस होके यही आंसर दे देगा, तो कहीं ना कहीं ये इसमें रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, इस भी आप पे रीज़न को हम सही कह सकते हैं, तो इसका ऑप्शन जो होगा हमारे पास ए आ जाएगा। ठीक है, आई होप पूरी वीडियो समझ आई होगी आपको, और इसमें एमसीक्यू के क्वेश्चंस काफ़ी बढ़िया थे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सही में इम्पॉर्टेंट है, तो इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करके जाना पेपर से पहले। ठीक है।